आग में तपकर स्वर्ण कुंदन बना करता है। आग में तपकर स्वर्ण कुंदन बना करता है, प्रहार सहकर पत्थर मूरत बना करता है। आग में तपकर स्वर्ण कुंदन बना करता है, प्रहार सहकर पत्थर मूरत बना करता है। जिंदगी सरलताओं में नहीं बनती साथियों, जिंदगी सरलताओं में नहीं बनती साथियों, संघर्षों के आग में तपकर ही इंसान बना करता है। संघर्षों के आग में तपकर ही इंसान बना करता है। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचि संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचि सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई को अनवरत रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों जानते हैं कि 7 जुलाई को सीटीईटी 2024 की परीक्षा लगी हुई है और इसका एग्जाम निश्चित है 7 जुलाई को ही होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित परीक्षा, इसलिए इसके एग्जाम में कोई भी इधर उधर की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात 7 जुलाई को ही एग्जाम होना है आपका। इसी को लेकर पिछली श्रृंखला में हम लोगों ने जो अध्ययन किया हुआ था वो कोहल वर्ग के बारे में बताया हुआ था, और कोहल वर्ग के बारे में हमने ये बताया हुआ था कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और कैसे कैसे इन सारे सिद्धांतों पर बात की। अगर हम लोग वर्तमान परिदृश्य में देखें तो सभी परीक्षाओं या सभी भर्तियों को लेकर केवल एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, मतलब कोई भी भर्ती जो है धरातल पर नहीं आ पा रही। भर्तियां निकलती तो बहुत हैं, इतनी भर्तियां आती हैं कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे अखबार में आने वाली भर्तियों के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहां कहा जाता है एकमात्र ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां भर्तियां धरातल पर ना आकर अभी तो अखबार पर आती है। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश होना चाहिए। खैर, फिर भी ऐसी स्थितियों या ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं आप सभी साथियों का मन पढ़ाई से वंचित हो रहा है, पढ़ाई से विरक्त हो रहा है। लेकिन नहीं, हमें कोई हमारे लक्ष्य से कितना भी भटकाए, लेकिन हमारा लक्ष्य बिल्कुल और बिल्कुल साबित रहना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन का निशाना मछली की आग पर था, उसी प्रकार से हम सबका निशाना हमारे आने वाली आगामी परीक्षा पर होगा। और कोई भी हमें अगर भटकाने का प्रयास करता है तो हम उसके किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। व्हाट इज द लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक, अर्थात थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत क्या है। अगर हम लोग थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा करें तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा अधिगम होता क्या है। अगर हम लोग अधिगम की बात करें, अगर संक्षेप भाषा में कहें तो व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले, जैसे आप छोटे थे और छोटे होने के बाद जैसे 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 आपकी अवस्था में परिवर्तन होता चला गया और उन अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ साथ आपकी समझ शक्ति और भी विकसित होती चली गई। तो साथियों, इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि समय के साथ व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। समय के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग। लेकिन लर्निंग इतना छोटा शब्द नहीं है जिसको इतने कम शब्दों में डिफाइन कर पाए। अधिगम एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द होता है। अधिगम एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द होता है। व्यापक शब्द कहें कि यह चीजें जो होती हैं हमारी जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होती हैं। अर्थात होता क्या है, व्यक्ति जन्मजात प्रक्रियाओं के अनुरूप ही अपनी क्रियाओं को संचालित करता है। व्यक्ति क्या करता है? जन्मजात प्रतिक्रियाओं के अनुरूप ही अपने कार्य को संचालित करता है, और उसके फलस्वरूप जब व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में आता है तो कहीं ना कहीं उन व्यक्ति की जन्मजात प्रक्रियाओं और नवीन परिस्थितियों में कोई ना कोई कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता होगा। अब इस कंट्राडिक्शन के अनुरूप क्या करता है बच्चा? नवीन परिस्थिति में खुद को अनुकूलित कर सके, ऐसी स्थिति में क्या करता है? अपनी जन्मजात प्रक्रियाएं जो होती हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां जो होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर लेता है और नवीन परिस्थितियों के साथ एडॉप्टेशन उसका हो जाता है, अर्थात अनुकूलन हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? व्यक्ति के पुराने व्यवहार से नए व्यवहार में आने में कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, अर्थात कह सकते हैं उसका अनुभव धीरे धीरे बढ़ गया। अर्थात अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को साथ में हम लोग क्या कहते हैं? दैट कॉल्ड लर्निंग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको लर्निंग समझ आया होगा कि लर्निंग क्या होती है। हमने बताया अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो होता है उसी को साथ ही हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यहां से अधिगम की क्लियर परिभाषा हो गई। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। किस पर साथ में चर्चा करेंगे? अधिगम के सिद्धांतों पर करेंगे। तो यहां से समझिएगा, जो अधिगम होता है, यहां पर अधिगम के 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे अधिगम के सिद्धांत 2 प्रकार के कैसे हो गए साथियों, क्योंकि आज तक तो हमने कभी पढ़े नहीं।
बिल्कुल आज आप लोग शीशे की तरह साफ हो जाएगा आपका कि अधिगम का सिद्धांत दो प्रकार का होता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग जो होती है इसकी थ्योरी टू टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती है थ्योरी? पहली जो थ्योरी होती है इसको हम लोग बिहेवियरल थ्योरी कहते हैं, अर्थात अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। और दूसरे जो होते हैं जिसको हम लोग कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत अगली जो थ्योरी होगी कॉग्निटिव थ्योरी होगी, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब साथियों आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होते हैं और संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होते हैं। कोई बात नहीं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। व्यवहार अर्थात बिहेवियरल थ्योरी की बात करें तो वह समस्त सिद्धांत अब किस पर निर्भर करते हैं? तो पहला हमारा होता है स्टिमुलस, अर्थात आपने पढ़ रखा होगा उद्दीपक होता है, और सेकंड वन होता है रिस्पॉन्स, दैट कॉल्ड हम लोग बोलते हैं अनुक्रिया। अर्थात जब व्यक्ति के समस्त सिद्धांत अर्थात समस्त परिवर्तन, समस्त क्रियाएं उद्दीपक और अनुक्रिया के माध्यम से संचालित होती हैं, तो ऐसे सिद्धांत को ही साथियों हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे सिद्धांत को हम लोग अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। और अब अगर हम बात करें कॉग्निटिव प्रिंसिपल क्या है, तो कॉग्निटिव प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रतिक्रियाएं व्यक्ति की सूझ और उसकी समझ और उसके उद्देश्य पर आधारित होते हैं। हमारा मतलब जो भी टारगेट है इस पर अगर बेस्ड हो जाए तो इसी को हम लोग कॉग्निटिव प्रिंसिपल कहते हैं, अर्थात अधिगम का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत करते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज क्लियर भी होगी। हमने बताया जो लर्निंग क्या होता है, अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा लर्निंग है। अभी हम लोग लर्निंग के उद्देश्यों पर चर्चा नहीं कर रहे, क्या प्रभाव होते हैं, हम सीधे जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं अधिगम के सिद्धांत में, तो अधिगम के सिद्धांत देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, अर्थात व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत हुआ। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होते हैं? ऐसे सिद्धांत जो सूझ, समझ और उद्देश्य पर आधारित होते हैं, इनको हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। और जो व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं साथियों, यह व्यक्ति के द्वारा संचालित उद्दीपक और अनुक्रियाओं पर जो बेस्ड हो जाए, टोटली बेस्ड आर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, दैट द प्रिंसिपल इज कॉल्ड बिहेवियरल प्रिंसिपल, अर्थात तो जो सिद्धांत होता है वो व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाता है। तो आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो हमारे व्यवहारवादी प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो हमारे कॉग्निटिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। आप जहां पर भी उद्दीपक लग जाए और अनुक्रिया लग जाए तो आप लोग समझ जाइएगा यह थ्योरी जो है, यह थ्योरी हमारी बिहेवियरल थ्योरी है, अर्थात अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत है। अधिगम का कैसा सिद्धांत है साथियों? व्यवहारवादी सिद्धांत है। और जो हमारी सूझ समझ और उद्देश्यों पर आधारित हो जाए वह हमारी कॉग्निटिव प्रिंसिपल है। अब ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो आता है वह हमारे किसके अंतर्गत आता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही हमारी व्यवहारवादी थ्योरी के अंतर्गत आता है। अब आप लोगों ने थॉर्नडाइक के बारे में भी पढ़ रखा होगा और हम लोग भी परिचर्चा करेंगे इसके बारे में। आपने पावलोव के बारे में पढ़ रखा होगा, जहां पर दो प्रकार के उद्दीपक लिए जाते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल स्टिमुलस लिया जाता है। तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे जाके। पावलर के साथ साथ स्किनर का जो प्रिंसिपल होता है साथियों, स्किनर का भी प्रिंसिपल टोटली बेस्ड ऑन बिहेवियरल थ्योरी। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें हल का प्रबलन का सिद्धांत होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ गुथरी का जो समयिकता सिद्धांत होता है, वो सभी के सभी सिद्धांत साथियों किस पर होते हैं? वो सभी के सभी सिद्धांत आधारित होते हैं हमारे किस पर? व्यवहारवादी सिद्धांत पर। अब अगर हम लोग बात करें अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, तो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बात करें तो आपने कोहलर का सूझ का सिद्धांत पढ़ा होगा, गैने का अधिगम सोपान के सिद्धांत पढ़ा होगा। तो ये सभी के सभी किस पर आधारित हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग और पर चर्चा करें तो आपने टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत पढ़ा होगा, कोटलेबन का क्षेत्र सिद्धांत पढ़ा होगा। तो ये सभी के सभी हमारे सूझ और समझ पर आधारित हैं। लेकिन आज जो हम लोगों का जो आज का सेशन है वो किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक साहब पर आधारित है, क्योंकि आज हम लोग जो कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं, जो हमारा कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है वो थॉर्नडाइक पर होगा। और यहां से बनने वाले थॉर्नडाइक के कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। हम इतना विस्तृत व्याख्या करेंगे और आपने अगर इस क्लास को कंप्लीट देख लिया, देखो क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो क्लास क्या होगी आपको समझ नहीं आएगी। तो क्लास को बिना रुके आराम से देखते रहेंगे, और जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी और वास्तविकता अगर उस क्लास में आपको आनंद आए और आपको लगे कि थॉर्नडाइक से बनने वाले हम समस्त प्रश्नों को कर पाएंगे, सर के द्वारा समझाया गया है,
तो गुरुदक्षिणा के रूप में आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट कर देंगे तो हमें लगेगा कि वास्तविकता हमारे द्वारा की गई क्लास, दी गई क्लास आपके लिए सार्थक सिद्ध हुई है, मेरा प्रयास सार्थक रहा। तो आप सभी लोगों का स्नेह इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। तो चलेगा, आज की क्लास के हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे कि थांडाई साहब ने जो सिद्धांत दिया, थांडाई साहब ने जो सिद्धांत दिया वो किस पर आधारित था, क्या क्या चीजें हैं, अधिगम के सिद्धांत पर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थांडाई का अधिगम का सिद्धांत। अब थांडाई के अधिगम के सिद्धांत की बात करें तो जो थांडाई साहब का अधिगम का सिद्धांत था, यहां पर अगर हम थांडाई के बारे में बात करें तो यह उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित था। उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित होने के कारण इसे हम लोग उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं साथियों, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे हमने बोला उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसका एक नाम और है संबंधवाद का सिद्धांत। किसका नाम है साथियों, इसका नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत क्या है साथियों, अभी आप लोग देखेंगे चल के, संबंधवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संबंधवाद का सिद्धांत हो जाएगा साथियों। इसके अलावा हम लोग इसको कहते हैं दुख हर्ष का सिद्धांत, दुख हर्ष का सिद्धांत। इसके अलावा इसको हम लोग प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एफर्ट एंड प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत साथी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इन अन्य नामों से इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, तो हम लोग सारे यहां पर लिखेंगे तो बहुत ही हमारे लोगों का टाइम जाएगा। तो केवल हम लोग इस थ्योरी को समझेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत क्या होता है, दुख हर्ष का सिद्धांत क्या होता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या होता है, इन सब सारी चीजों पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि जो थांडाई साहब ने सिद्धांत दिए, जो नियम दिए, वो कितने पार्टों में दिए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर होने वाली समस्त गतिविधियां उद्दीपक और अनुक्रिया में क्या होती हैं, के माध्यम से संचालित होती है, इसलिए हम लोग उसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत क्या होता है, संबंधवाद का सिद्धांत उसको कहते हैं, यहाँ पर होता क्या है, एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें होने वाला स्टिमुलस, मिलने वाला स्टिमुलस जो है और होने वाली रिस्पांस जो है, इनमें एक ऐसा संबंध को रिलेट हो जाता है, अर्थात ये दोनों आपस से इतना कोरिलेट हो जाते हैं कि कोई भी अनुक्रिया जो होती है वो उद्दीपक के मतलब उद्दीपक के अनुरूप ही होने लगती है, इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। अब दुख हर्ष क्यों होता है, क्योंकि जब हमने कोई भी क्रिया की, अगर वह क्रिया जो है हमारे होने वाले प्रभाव, अर्थात जो हमें प्रभाव मिलना है, अगर वो मिल गया अर्थात उसको हम लोग कहेंगे हर्ष, और अगर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थांडाई साहब ने बताया कि कोई भी सही अनुक्रिया होने से पहले, इन्होंने कहा कि आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य पहली बार में सही नहीं होता, क्योंकि भाई एक चीज सोचिए, जब आपने कोई कार्य शुरुआत किया होगा जीवन में, जब आप फर्स्ट टाइम करते होंगे तो कोई भी कार्य एक बार में सही नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं, इन्होंने बताया था कि किसी भी सही अनुक्रिया के होने से पहले कई बार गलत अनुक्रियाएं होती हैं, किसी भी सही अनुक्रिया के होने से पहले कई बार गलत अनुक्रियाएं होती हैं, इसीलिए इन्होंने इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा। अर्थात इन्होंने बताया कि प्रयास करते जाओगे और उसी के हिसाब से सारी चीजें होती जाएंगी। चलेगा, अब हम लोग बात करेंगे जो थांडाई ने अपने सिद्धांत दिए। थांडाई ने दो प्रकार के सिद्धांत दिए और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी कुछ पुस्तकें लिखी, ठीक है। इनकी पुस्तक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर साथियों देख लीजिएगा इनकी पुस्तक कौन सी थी। जो सबसे इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। कौन सी पुस्तक है साथियों, एनिमल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है यह इनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। आपने पढ़ा होगा एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में। इसके साथ साथ इनकी जो पुस्तक है एक और है, हालांकि कई सारी किताबें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दूसरी जो पुस्तक है जिसको हम लोग जानते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, अर्थात इनकी दो पुस्तकें हैं। यह एक है एनिमल इंटेलिजेंस और दूसरी एजुकेशन साइकोलॉजी। अर्थात इसी में इन्होंने अपने संबंधवाद के सिद्धांत को लिखा हुआ था थांडाई साहब ने। तो देखिएगा यहाँ पर क्या रहने वाला है। अगर हम लोग थांडाई साहब के सिद्धांतों पर बात करें, था इनके सीखने के नियमों पर बात करें, तो थांडाई साहब ने जो सीखने के नियम दिए या दो प्रकार के सीखने के नियम दिए। थांडाई साहब ने जो सीखने के नियम दिए, थांडाई के सीखने के नियम, सीखने के नियम जो थांडाई साहब के जो सीखने के नियम थे या दो प्रकार के थे। दो प्रकार के साथियों कौन कौन से थे, तो पहला जो सिद्धांत था इसको हम लोगों ने प्राथमिक नियम बोला, अर्थात इसी को हम लोग प्रमुख नियम भी कह सकते हैं। इनको साथियों हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग कहेंगे प्रमुख नियम थे। और जो दूसरे नियम थे इनको इन्होंने गौड़ नियम बोला। इनको साथियों उन्होंने क्या बोला, गौड़ नियम। अर्थात
जो थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के नियम दिए वो दो नियम दिए। एक प्रमुख नियम है, इसी को हम लोग प्राथमिक नियम कहते हैं, और दूसरा गौड़ नियम है, इसी को हम लोग द्वितीयक नियम के नाम से जानते हैं। इनकी जो संख्या थी साथियों वो कितनी थी? 3 थी, और इनकी संख्या साथियों कितनी थी? इनकी संख्या 5 थी। अर्थात कह सकते हैं थॉर्नडाइक साहब ने जो सीखने के कुल नियम दिए, तो आप लोग जोड़ सकते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन आपका रह रहा होगा, है ना। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा साथियों? 8 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से नियम दिए, प्रमुख नियम, क्योंकि गौड़ नियम को हम लोग प्रयास करेंगे, अगर आज इस क्लास में हो पाता है तो हम लोग इस क्लास में करवा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबी ना हो, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। पहला नियम था साथियों, इन्होंने नियम दिया था तत्परता का नियम, तत्परता का नियम दिया था। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा इन्होंने दिया था अभ्यास का नियम। दूसरा साथियों इन्होंने क्या दिया था? अभ्यास का नियम दिया था। और थर्ड की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम। इसको साथियों हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम। इसके बाद अगर बात करें, देखिएगा पहले तो हम इनको समझ लेते हैं, तत्परता का नियम क्या है और अभ्यास का नियम क्या है, और क्या नाम इसका साथियों कह सकते हैं प्रभाव का नियम क्या है। तत्परता के नियम की बात करें तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने जो अपने प्रयोग किए, थॉर्नडाइक साहब ने जो अपने प्रयोग किए वो इन्होंने बिल्ली, चूहा और मुर्गी पर किए। थॉर्नडाइक साहब के जो प्रयोग रहे वो किस पर रहे? बिल्ली पर उन्होंने अपने प्रयोग किए, बिल्ली के साथ साथ इन्होंने मुर्गी पर अपने प्रयोग किए, और इसके साथ साथ इन्होंने चूहे पर प्रयोग किए। बिल्ली, मुर्गी और चूहे पर प्रयोग किए, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित इनका प्रयोग जो रहा वो किस पर रहा? बिल्ली पर रहा। साथ ही उन्होंने क्या किया? पहले बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, पहले बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, एक खिड़की लगा दी यहां पर, और यहां पर एक स्विच लगा दिया, ठीक है। तो इन्होंने बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, यहां पर बिल्ली को बंद कर दिया, ठीक है, यहां पर बिल्ली को बंद कर दिया, और बाहर क्या कर दी? बाहर एक भोजन की थाली रख दी, बाहर एक भोजन की थाली रख दी। अब थाली में क्या रखा है? इन्होंने मछली के कुछ टुकड़े रख दिए हैं, मतलब ऐसा समझिए उसके खाने की कुछ सामग्रियां थी। और बिल्ली क्या होती है? बिल्ली भूखी होती है। अब आप खुद सोच सकते हैं, बिल्ली जब भूखी होगी, बिल्ली भूखी होगी तो जाहिर सी बात है भूख को शांत करने के लिए भोजन की उसको आवश्यकता होगी। तो यहां पर थॉर्नडाइक साहब ने बताया कि बिल्ली क्या करती है? बिल्ली कूदी। अब यहां पर सोचेगा तत्परता का नियम क्या होता है? इन्होंने बताया तत्परता के नियम में कि बिल्ली का भूखा होना, क्योंकि बिल्ली भूखी है, तो बिल्ली का भूखा होना ही बिल्ली को तत्पर करता है किस चीज के लिए? कि खिड़की खोले। साथियों देखिएगा, बिल्ली का भूखा होना ही, बिल्ली भूखी है इसलिए बिल्ली का भूखा होना ही उसको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है किस चीज के लिए साथियों? इसको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है क्या? कि खिड़की खुले और हम क्या कर ले? उद्दीपक को प्राप्त कर ले। तो बिल्ली का भूखा होना ही उसको मानसिक रूप से तत्पर करता है, इसी को साथियों हम लोग कहते हैं तत्परता का नियम। सेकंड है अभ्यास का नियम। बिल्ली एक बार में केव को नहीं खोल पा रही, अर्थात एक बार में पिंजरे को नहीं खोल पा रही, अर्थात क्या करती है बिल्ली? बिल्ली बार बार कूदती है, बिल्ली कूदती है, फिर गिरती है, फिर कूदती है, फिर गिरती है, और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि खिड़की खुल जाती है। अर्थात अभ्यास का नियम ने बताया था कि कोई भी चीज होती है एक बार में क्लियर नहीं होती है, उसके लिए कई चीजें कई बार प्रयास करना पड़ता है, इसीलिए अभ्यास के नियम को हम लोग समझ गए होंगे। प्रभाव का नियम, बिल्ली भूखी थी इसलिए वह पिंजरा खोलने के लिए तत्पर थी, अर्थात क्या हुआ? पिंजरा खोलने के लिए तत्पर थी। जैसे ही पिंजरा खुला और बिल्ली को भोजन की प्राप्ति हो गई, यही क्या है? बिल्ली का प्रभाव का नियम। अर्थात बिल्ली जिस कार्य को करने के लिए तत्पर थी उस कार्य की प्राप्ति हो गई, और उस कार्य की प्राप्ति हो गई तो इसी को साथ हम लोग क्या कहेंगे? प्रभाव का नियम कहेंगे। आशा करते हैं ये चीज क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं इन्होंने जो नियम दिए, यहां पर देखिएगा इसके कुछ और नाम दिए, यहां पर देख लीजिएगा। जो प्रभाव का नियम था, इन्होंने प्रभाव के नियम को 2 भागों में क्लियर किया। प्रभाव के नियम को उन्होंने बताया, जो प्रभाव का नियम है 2 भागों में बट गया। आगे चल के इसको उन्होंने कहा संतुष्टि का नियम, संतुष्टि का नियम, और दूसरा था असंतुष्टि का नियम। दूसरा साथियों क्या था? असंतुष्टि का नियम था। साथियों देखिएगा, संतुष्टि का नियम, मैंने संतुष्टि क्यों कहा? कि बिल्ली जिस चीज के लिए कूद रही थी, बिल्ली जिस चीज के लिए कूद रही थी, अगर उस चीज की प्राप्ति हो गई, बिल्ली जिस चीज के लिए कूद रही थी अगर उस चीज की प्राप्ति हो गई तो उसको हम लोग संतुष्टि कह देंगे, और अगर उस चीज की प्राप्ति नहीं हो पाई साथियों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतुष्टि का नियम। तो आशा और करते हैं या तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम आपके क्लियर हो गए होंगे। आइएगा कुछ नियम और है, इनको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गौड़ नियम। गौड़ नियम में इन्होंने सबसे पहला जो नियम दिया वो थॉर्नडाइक साहब ने गौड़ नियम में बताया कि गौड़ नियम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया बहु अनुक्रिया का नियम। सबसे पहला साथियों क्या था? बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा जो नियम था मनोवृत्ति का नियम। दूसरा नियम क्या था? मनोवृत्ति का नियम। दूसरा साथियों कौन सा नियम था?
मनोवृत्ति का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, और जो तीसरा साथियों था यह था आंशिक, क्या था साथियों, आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा साथियों क्या था, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम था, आंशिक क्रिया का नियम था साथियों। जो फोर्थ वन था इसको हम लोग सादृश्य का नियम कहेंगे, सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम। और जो फिफ्थ था उसको साथियों कहेंगे सहचर्य का नियम, उसको साथियों क्या कहेंगे, सहचर्य का नियम, उसको साथियों क्या कहने वाले हैं, सहचर्य का नियम, उसको साथियों हम लोग सहचर्य का नियम कहने वाले। अब समझिएगा बहुअनुक्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, कोई भी अनुक्रिया पहली बार में सही नहीं होती, कोई भी अनुक्रिया एक बार में आप सही नहीं कर पाएंगे, अर्थात गलत अनुक्रियाओं का दौर चलता है और बालक गलत कर करके ही सीखता है। अर्थात किसी एक क्रिया को सही संचालित करने के लिए हजारों बार हमें गलत करना पड़ता है, क्योंकि पहली बार में कोई चीज सही नहीं होती। इसी को थॉर्नडाइक सामंत ने क्या बोला साथियों, बहुअनुक्रिया का नियम। सेकंड देखिएगा मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम साथियों आप लोग समझ रहे होंगे, अगर मन अच्छा नहीं है तो कार्य अच्छा नहीं होगा। आप घर से लड़के आ रहे हैं, मान लो कुछ लोग घर से लड़के आ रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है सुबह सुबह उठे हैं, उनके सोना बाबू ने उनको मना कर दिया, हाँ हेलो बाबू, सुबह सुबह नाराजगी हो गई, तो अर्थात मन सुबह से ही क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आज क्या होगा, आज कोचिंग में आएंगे पढ़ने के लिए, तो उनका मन ही सेंटर नहीं है, और जब आप मन अच्छा नहीं है तो कह सकते हैं अधिगम अच्छा नहीं होगा। अर्थात मनोवृत्ति का नियम, कोई भी अधिगम तब तक अच्छा नहीं होगा जब उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होने वाली है। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम क्या कह सकते हैं, देखिएगा साथियों, आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है कि आंशिक क्रिया के नियम में क्या होता है, जैसे कई सारे उद्दीपक रखे हैं, कई सारे उद्दीपक रखे हैं, और इन उद्दीपकों में से मतलब कह सकते हैं हजारों उद्दीपक हैं, इन उद्दीपकों में से व्यक्ति उसी उद्दीपक का चुनाव करेगा, इन उद्दीपकों में से व्यक्ति उसी उद्दीपक का चुनाव करेगा जो उसकी जरूरत को पूरा करेगा। अर्थात बिल्ली की जरूरत की भूख, जो उसकी भूख को शांत कर देगा, बिल्ली उसी उद्दीपक को चुनेगी। अर्थात इसी को साथियों कहते हैं हम लोग आंशिक अभिक्रिया का नियम। अगला है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम साथियों क्या कहता है, अगर परिस्थिति समान है और अनुक्रिया भी समान है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसी को हम लोग कहते हैं साथियों सादृश्यता का नियम। जैसे बिल्ली पिंजरे में है, उद्दीपक भी वही है, तो बिल्ली अनुक्रिया भी वैसे कूद कर करने वाली है जैसे। सादृश्यता का नियम। साहचर्य का नियम क्या होता है, साहचर्य परिवर्तन के नियम के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर कोई भी परिस्थिति बदल गई, चाहे वो बिल्ली बदल जाए, चाहे वो पिंजरा बदल जाए, तो अगर परिस्थिति बदलेगी तो अनुक्रिया भी बदलेगी साथियों, इसी को हम लोग कहेंगे साहचर्य का नियम। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। थॉर्नडाइक के नियम को आपने विस्तृत रूप से पढ़ा होगा, और यहाँ पर जो भी चीजें रहेगी, देखो एक क्लास में समाहित नहीं हो पाती है सारी चीजें, थोड़ा जल्दी में कराने का प्रयास किया, तो अगली क्लास इसके बाद लगी हुई है। तो साथियों आपने देखा होगा कि सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। थॉर्नडाइक से बनने वाले प्रश्न आप यहाँ पर कर पाएंगे, इनसे संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला अभी हम लोग आगे लेकर उपस्थित होंगे। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो, ये क्लास आपको मस्त जबरदस्त और अच्छी लगी होगी। तो आप इस क्लास को देखिए और लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।